पार्टी में क्या पहना जाए, श्रीमती जी की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। और ऐसे में श्रीमान जी की क्या स्थिति होती है, इसी पर लिखा गया है यह व्यंग, जिसका शीर्षक है होगी प्रीत की जीत। कपड़ों से कसमसाए वार्डरोब पर एक उड़ती नजर डालकर आहना ने रोहन से कह दिया, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ये सुनकर ऐसा लगा या तो रोहन के कान बज रहे हों या फिर कपड़ों ने अदृश्य होने की कोई अद्भुत कला सीख ली हो। अभी कल ही तो कह रही थी इतने कपड़े हो गए हैं कि वार्डरोब में रखने की जगह ही नहीं। आहना बात को इतनी जल्दी पलट कैसे लेती है? मैं तो हैरान हो जाता हूँ। यही गुस्ताखी अगर मैंने की होती तो अब तक पलटू मल की उपाधि मिल चुकी होती। लेकिन श्रीमती जी को उनकी ही कही बात कौन याद दिलाए? नई नई शादी है और मैं बेवजह क्लेश का कारण नहीं बनना चाहता। पापा ने शादी वाले दिन ही सुखी गृहस्थ जीवन के लिए एक अमोघ अचूक मंत्र कान में फूंका था। बेटा जी, श्रीमती जी हमेशा सही होती हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाया करो, वरना नकार दिए जाओगे। तुम भले ही दुनिया के सबसे काबिल इंसान क्यों न हो, लेकिन श्रीमती जी के सामने बुद्धि बल का बेवजह प्रदर्शन कर अपनी फजीहत कभी मत कराना। अपने इस फिल्मी गीत में इंदिवर महोदय ने कितनी गहरी और सच्ची बात कही थी, तुम भी सुन लो और इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन रोहन से रहा नहीं गया, उसने पलटकर पापा से सवाल कर ही दिया, पापा अगर कोई दिन को रात कहेगा तो मैं उसकी हाँ में हाँ कैसे मिलाऊं? आखिर मेरी भी तर्क शक्ति है, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, ऐसे कैसे अपनी मेधा शक्ति को कुंठित कर दूं? पापा अपने फुल फॉर्म में थे। बोले, बेटा जी ऐसा है कि अकबर इलाहाबादी साहब बहुत पहले तुम जैसे अक्लमंदों के लिए लिख गए थे कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी श्रीमती से पाना है प्यार तो फिर मेरी कही बातों से न करना इनकार, वरना बेटा बाद में तुम्हें ही झेलनी होगी श्रीमती जी की डांट और उनकी फटकार। शायराना अंदाज में पापा ने अपनी बात को इति श्री कथा समाप्तम के अंदाज में कहकर मुझे गले लगाते हुए कहा, जा बेटा रोहन जा, जी ले अपनी श्रीमती की मर्जी वाली जिंदगी। एक पल के लिए मैं सोचता ही रह गया कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि फिल्मी डायलॉग तो कुछ और ही था। बाद में समझ आया कि अगर सिमरन के बाबूजी उसे अपनी मनचाही जिंदगी जीने की आजादी दे रहे हैं तो बेचारे राज को तो अपने अरमानों का गला घोटना ही पड़ेगा। अब दोनों के अरमान एक साथ फल फूल सके तो ऐसी स्थिति तो आदर्श कहलाएगी, जिसे प्राप्त करना मुझ जैसे अकिंचन के लिए अप्राप्य है। इसीलिए अपनी चादर का अनुमान लगाते हुए मैंने उसी दिन से अपने अरमानों के पैरों को सिकोड़ कर सोने की आदत लगा दी। अब मैं सपने में भी आहना की अवमानना की नहीं सोचता। क्या पता मेरे सपनों में सेंध लगाकर वहां पहुंच जाए और मेरे हृदय में पल रहे विद्रोह के स्वर सुन ले, तो मेरी गृहस्थी तो बसने के पहले ही उजड़ जाएगी। फ्लैशबैक की गलियारों में चक्कर लगाते लगाते मैं भूल ही गया कि आहना न जाने कब से मुझे घूर रही है। रोहन, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं जाने कब से बड़बड़ाई जा रही हूं और तुम हो कि कान पर जू भी नहीं रेंग रही। इस जू वाली बात से मुझे बहुत चिढ़ मचती है। जिसने भी इस मुहावरे को लिखा होगा जरूर उसके सिर में या उसके भाई बहन के किसी के सर में जुओं ने अपना अड्डा बना लिया होगा, जिसमें से किसी ने सैर सपाटे के इरादे से उसके कान के खूब चक्कर काटे होंगे। मुझे भी अपनी मौसेरी बहन धानी दीदी की याद आ गई, जिनकी चोटी से जुएं बाहर निकलकर हमें अक्सर सलाम नमस्ते करने आया करती थी। उफ, कितना चिढ़ता था मैं धानी दीदी के उन खून पिपासु जुओं से। रोहन, रोहन सुन रहे हो कि नहीं? आहना की तेज आवाज मुझे जुओं के खौफनाक यादों के साए से बाहर निकाल लाई। हाँ, चलो पहली बार आहना के चिल्लाने से कोई अच्छी बात तो हुई। मैंने हड़बड़ा कर कहा, हाँ आहना बेबी, सुन भी रहा हूँ देख भी रहा हूँ, चलो चल के तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं। रोहन, कैसी बात कर रहे हो तुम? 2 घंटे बाद पार्टी है और मैं अभी शॉपिंग करने जाऊं? आहना ने खींचते हुए कहा। रोहन ने हाँ में हाँ मिलाने की पापा जी की सलाह मानते हुए कहा, हाँ बेबी, बात तो तुम्हारी ठीक है,
ऐसा करो, आज इन्हीं में से कोई ड्रेस पहन लो, अगली बार के लिए नए कपड़े खरीद लेंगे, ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो रोहन, इनमें से तो एक भी ड्रेस ढंग की नहीं है। ये वाली ड्रेस को देखो, ये कितनी ढीली है। आहना ने मुंह बनाते हुए कहा। इस बार रोहन सजग था, सो बिना एक पल गवाए उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ढीली है तो तुम्हारे लिए आरामदेह रहेगी, वैसे भी आज कितनी गर्मी है। हाँ गर्मी तो है, लेकिन इसे पहनकर मैं झोला लगूंगी। नहीं आना बेबी, तुम पर तो सारे कपड़े फबते हैं, छरहरी हो, इतने सुंदर नए नक्श, यदि तुम इन्हें अपनी काया से लिपटा लो तो इन बेचारे कपड़ों के भी दिन फिर जाए। तारीफ की आंच से आखिर आहना का गुस्सा पिघलने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। आहना की मुस्कुराहट रोहन के विजय का संकेत थी, लेकिन ये संकेत अधिक देर ठहर ना सका। वैसे भी सुख भरे पलों को तो पंख लग जाते हैं और दुख के पैरों में तो पत्थर बंधे होते हैं। अगले ही पल आहना के चेहरे का रंग शेयर मार्केट के लाभ सूचकांक की तरह सकारात्मक से नकारात्मक हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, अपनी बातों के जालों में उलझाकर मुझे मूल मुद्दे से मत भटकाओ। ध्यान से देखकर बताओ कि इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं। आहना के लिए रोहन की पसंद कितनी मायने रखती है, ये देखकर उसका अहम गुब्बारे सा फूल गया। अपनी अहमियत का एहसास हर पुरुष को असीम संतोष के भाव से भर देता है, और रोहन के लिए तो शादी के बाद ऐसे पल दुर्लभ हो गए थे। प्रफुल्लित भाव से उसने वार्डरोब की ओर देखा और उसमें से एक चांदी रंग का परिधान चुनकर आहना को थमा दिया। आहना ने बुरी सी शक्ल बनाते हुए कहा, ये चमचम, मुझे नमूना बनाना चाहते हो क्या? तुमने ही तो कहा था कि ये रंग फैशन में है, तभी तो तुम्हारी पसंद से खरीदा था बेबी। हाँ पर उस बात को अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं रोहन, अब ये रंग कोई नहीं पहनता। 2 महीने में रंग पुराना हो गया? ऐसा है तो फिर नए कपड़े खरीदने का क्या फायदा, और 2 महीने में नया फैशन आ जाता है। हाँ अब आई ना तुम्हारी दिल की बात जुबान पर। अभी कुछ वक्त पहले तो बड़े प्यार से कह रहे थे बेबी चलो शॉपिंग करने, अब कह रहे हो कि नए कपड़े खरीदने का क्या फायदा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अव्वल दर्जे के कंजूस हो। आहना एक के बाद एक तानों के तीर चलाती जा रही थी, उसके पास तानों की अबाध आपूर्ति होती रहती है, और बेचारे रोहन की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह। एक आध ताना हो तो साहस के साथ उसका सामना किया जा सकता है, मगर एक साथ सारे ताने उसे ही निशाना बनाने लगे तो बेचारा एक अकेला पुरुष क्या करे। यहाँ तो कोई दलील, कोई अपील, कोई सुनवाई काम नहीं आएगी। जब चित्त भी मेरी और पट भी मेरी हो तो बेचारा अंपायर क्या करे। इससे पहले कि उसके बचे खुचे धैर्य का कोटा समाप्त होता, उसने बुझते दिए की तरह पूरी जोश के साथ एक आखिरी कोशिश की। आहना बेबी, तुम्हें जो ठीक लगे वही पहनो, कल चलकर तुम्हारी पसंद के कपड़े खरीद लाएंगे। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, इतनी बार एक ही बात को दोहराओगे, कल चलेंगे कल चलेंगे, लेकिन आज की पार्टी का क्या? कुछ ढंग की सलाह तो देने रहे हो। आहना ने फिर से तंज कसा। रोहन ने फिर से समाप्त होते धैर्य की बैटरी पर जल रहे फीके बल्ब सी मुस्कुराहट लिए आहना से कहा, आहना ये हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन लो जो माँ ने तुम्हें होली पर दी थी, तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। हाँ अब बस यही कसर बची हुई थी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं साड़ी पहनकर आंटी बनकर पार्टी में जाऊं ताकि तुम स्मार्ट और यंग लगो। मैं तुम्हारी चाल को बखूबी समझती हूँ। रोहन हैरान होकर आहना को देखता ही रह गया। किस मिट्टी की बनी हुई है ये? पहले सलाह मांगती है, फिर उसकी धज्जियां उड़ाती है, पहले मुझ पर आरोप लगाती है, यदि चुप रहूं तो मुंह में उंगली डालकर बोलने पर मजबूर कर देती है। अपनी श्रीमती जी की इस अदा पर रोहन को अकबर इलाहाबादी साहब का लिखा हुआ ये शेर याद आ गया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं इधर शेर याद करने में लगा हुआ था और उधर मेरे घर की शेरनी गुस्से में और भी खूंखार होती चली गई। सारे कपड़े पलंग पर पटक कर चल पड़ी कोप भवन की ओर, हमारे घर का सबसे मनहूस कोना, जहां समय समय पर रूठे मनाने का ये पर्व आयोजित होता रहता है। सच तो ये है कि हम दोनों हर दिन इसी कोने में मिलकर इस पर्व को मनाते रहते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए
और इसका आयोजन करने के लिए आपको अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। बस देर है आपके प्राण प्रिय के चिढ़ने की, जिसके लिए किसी भी निश्चित कारण की आवश्यकता नहीं होती है। उनका मूड किसी भी बात से खराब हो सकता है और उनके गुस्से की बिजली किसी भी क्षण आप पर गिर सकती है। घर का ये कोना मेरे लिए किसी प्रताड़ना कक्ष से कम नहीं है, क्योंकि हर बार निरपराध होते हुए भी मुझे ही अपनी गलती स्वीकारनी पड़ती है। और फिर श्रीमती जी को उनकी पसंद की शॉपिंग करवाने की शर्त पर ही इस कारागार से जमानत मिल पाती है। आज का दिन किसी भी अपवाद की तरह नहीं रहा। श्रीमती जी ने मेरे अनुनय विनय पर अपनी पसंद की वही ड्रेस पहनी जिसे मैंने सबसे पहले चुना था और जिसे झोला कहकर उन्होंने तिरस्कृत कर दिया था। मैंने उस चांदी रंग के परिधान को देखा तो चेहरे पर यह सोचकर संतोष का भाव आ गया कि अंततः आहना ने मेरी बात तो मान ली। आहना की एक्सरे जैसी निगाहों ने मेरे दिल का हाल भांप लिया। मुझे गले लगाते हुए बोली, बेबी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहन रही हूं। ना चाहते हुए भी। इस छोटे से वाक्य ने मेरे चेहरे के संतोष भाव की सारी हवा निकाल कर रख दी। इतने समय से मुझे उलझा कर रखने के बाद आहना अब भी मुझ पर एहसान करने का भाव जताए जा रही थी। मैं चुपचाप सिर झुकाए चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान बनाए रखने की नाकाम कोशिश के साथ उसकी बातें सुनता रहा। वार्डरोब में कसमसाए हुए कपड़े हमें हैरान होकर देख रहे थे और पड़ोस के शर्मा अंकल के घर में इस गाने के बोल गूंज रहे थे। ये लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। गाने के बोल थोड़े उल्टे जरूर थे, लेकिन परिस्थिति तो वैसी ही थी। अब तक तो मुझे परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने की आदत हो चुकी थी, तो अपनी इसी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए मैंने गाने के बोल बदल डाले। ये लो मैं हारा प्रिय, हुई तेरी जीत है, काहे का झगड़ा जानम, नई अपनी प्रीत है। रोहन इसे खुलकर गाना चाहता था, किंतु गाने के बोलों में हारा, झगड़ा जैसे नए संग्राम की आधार भूमि तैयार करने में सर्वथा समर्थवान शब्दों की उपस्थिति के कारण उसके पास मन ही मन गुनगुनाने के सिवा और कोई उपाय न था। बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए इस शांति काल के पलों को वह भंग नहीं करना चाहता था। क्या पता यह पल अगले पल हो न हो।